हेलो फ्रेंड्स, जनरल साइंस। जनरल साइंस हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जनरल साइंस के। ठीक है, तो तीनों आपके जो है साइंस में बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है हमें साइंस में पढ़नी होती हैं। एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें जो हमें साइंस में पढ़नी होती है। तो तीनों चीज़ों के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी बेसिकली जो हम अपना फोकस रख रहे हैं वो फिजिक्स पे रख रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं जनरल साइंस में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके वेरियस एग्जाम लाइक HSSC, HPSC, SSSC, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप खुद को जो है हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं टू अवेल ऑल दोज कोर्सेज। ठीक है, जो अब हमें बात करेंगे। ठीक है, उन सबको अवेल करने के लिए आप अपने आप को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं www.edulogiselearning.com। यहाँ से आप जो है खुद को अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक, SSC, HSSC, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवेज एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सबकी कोचिंग जो है आपको अवेलेबल होगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप फोर्सेस की बात कर लें लाइक NDA, CDS, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ठीक है, तो ये सब कोचिंग भी जो है आपको हमारा इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है अवेलेबल होंगी। लाइव टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, उसका स्कोर आपको जो है साथ के साथ अवेलेबल होगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को इजीली असेस कर सकते हैं। डेली क्विज अपलोड की जाएंगी यहाँ पर। डेली एग्जाम शूटर होंगे। ठीक है, तो मतलब जो भी है एक ओवरऑल आपके लिए एक बहुत अच्छा खासा प्लान तैयार किया गया है आपके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप जो है खुद को यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर एडुलॉजिस ई लर्निंग टाइप करेंगे तो देखिए नंबर 4, यहाँ पे चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, दिस इज, ये जो है हमारी एप्लीकेशन है एडुलॉजिस इंस्टीट्यूट। इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, और जितने भी फीचर्स अभी हमने बात की है कि ऑनलाइन कोचिंग आपको अवेलेबल होगी, तो आप जो है ऐप के थ्रू भी जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरल स्टडीज, हमें पता है कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है जनरल स्टडी का, वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडी में। तो यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज के दो सब्जेक्ट जो हैं हम लेकर आए हैं, साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड ज्योग्राफी, तो साइंस और ज्योग्राफी इन दो सब्जेक्ट की जो कोचिंग है, जिसको आप बोल सकते हैं MCQs की फॉर्म में, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, वो दोनों के दोनों आपको अगर आप अभी बाय करते हैं तो सिर्फ 499 में जो है आपको ये पैकेज अवेलेबल होगा। वैसे ये पैकेज जो है 1000 का है दोनों सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप अभी इसको अवेल करते हैं, अभी आप अगर इसको खरीदते हैं तो 499 का आपको ये मिलेगा। ठीक है, साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो लगभग 9000 से लेकर 10,000 प्लस MCQs जो हैं इसमें डिस्कस किए जाएंगे इस पूरे पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल आपके हर एक टॉपिक जो है इसमें कवर होगा MCQs की फॉर्म में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम बात कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स की हम बात कर रहे हैं। थोड़े से मैकेनिक्स के क्वेश्चन, यांत्रिकी के क्वेश्चन भी जो है आज के हम अपनी स्लाइड्स में अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेस्मोमीटर डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है क्या है, सेस्मोमीटर डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्मोमीटर डिवाइस। सिस्मोमीटर का मतलब क्या है, भूकंप मापी यंत्र जो है इनमें से कौन सा है भूकंप को मापने वाला। ठीक है, सेस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे, उनको मापने वाली डिवाइस कौन सी है। पहला ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ है, दूसरा है सिस्मोग्राफ है, तीसरा है गीगर काउंटर है, और चौथा हमारे पास रेन गॉज है। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका नाम ही जो है खुद से इंडिकेट कर रहा है, सिस्मोग्राफ। सेस्मिक वेव्स जो हैं, भूकंपीय जो तरंगे हैं, उनको मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्कोग्राफ की बात करी जाए, सो क्रिस्कोग्राफ जो है, पौधे जो है, प्लांट जो है, उनमें ग्रोथ, जब हमें पौधों की ग्रोथ जो है, उनकी वृद्धि को अगर हमें मापना हो, ग्रोथ इन प्लांट, ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, अगर हमें पौधों की वृद्धि को अगर हमें मापना हो तो हम क्रिस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जितनी भी प्रकार के विकिरण है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन,
जितनी भी प्रकार की विकिरण है उन सबको मेजर करने के लिए गीगर काउंटर का इस्तेमाल होता है। रेन गॉज की अगर बात करें तो जब हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर यूनिट एरिया मतलब एक निश्चित एरिया के अंदर, निश्चित क्षेत्रफल के अंदर जब हमें एक निश्चित समय के हिसाब से रेन को कैलकुलेट करना होगा, वर्षा को जो है प्रेसिपिटेशन जो होगी उसको हमें जो है कैलकुलेट करना होता है, मेजर करना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा बी ऑप्शन रहेगा। सिस्मोग्राफ जो है सिस्मोमीटर डिवाइस है जो भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है, याद रखिएगा बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है। दूसरा है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड, किसी भी द्रव का जो सापेक्ष घनत्व है वो जो है हम किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ इज अ लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ जो है वो लाई डिटेक्टर है, मतलब झूठ को पकड़ने वाली मशीन है, दैट इज नोन एज दी पॉलीग्राफ, उसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा, तीसरा है कोस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा और चौथा है हमारे पास पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमें बिल्कुल क्लियर है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, स्टेटोस्कोप हमें पता है जब हमें हार्ट बीट सुननी हो, ठीक है, हृदय की गति जब हमें सुननी होती है तो हम स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कोस्मोग्राफ, हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, कोस्मोस, ठीक है, उसको जब हमें क्या करना हो, एक्सप्लोर करना हो या फिर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो उसको कोस्मोग्राफ कहा जाता है। तो यहां से आंसर हमारा रहेगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, इनमें से सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड कर सकता है, हार्ट बीट रिकॉर्ड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको गिवन है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास देखिए क्या गिवन है, अर्थक्वेक, हाइट, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लिस्ट फर्स्ट के हैं। दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करें, लिस्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो लिस्ट सेकंड में देखिए हमारे पास क्या है, एमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर एंड ओम। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से, सेकंड जो है वो फर्स्ट के साथ मैच होगा, सेकंड जो है वो ए के साथ मैच होगा। हाइट, हाइट जो है वो एल्टीमीटर से मेजर की जाती है, एल्टीट्यूड, तो यहां से थर्ड जो है वो बी के साथ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है, एमीमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, सी के साथ फर्स्ट जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है ओम है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो ओम में मापा जाता है, सो डी के साथ यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 4। तो यहाँ देखिए हमारा करेक्ट सीक्वेंस बना है 2 3 1 4, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 2 3 फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए अर्थक्वेक जो है वो कैसे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, हाइट या फिर एल्टीट्यूड मापा जाता है एल्टीमीटर से, विद्युत धारा को मापा जाता है एमीमीटर से, और प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मैच द करेक्ट आंसर, आपको करेक्टली मैच करना है। पहला है हमारे पास फेवोमीटर, दूसरा है हमारे पास बैरोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दूसरी तरफ जो मैच के लिए हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइट ऊंचाई, डेप्थ ऑफ सी समुद्र की गहराई। देखिए जो फेवोमीटर है दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी,
समुद्र की गहराई मापने के लिए फेवोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ए के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है फोर्थ। बैरोमीटर का इस्तेमाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी के साथ हमारे पास जाएगा 1। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाएगा। तो सी के साथ जाएगा सेकंड। एल्टीमीटर का इस्तेमाल जो है ऊंचाई मापने के लिए, एल्टीट्यूड मापने के लिए किया जाएगा। तो डी के साथ हमारे पास जाएगा थर्ड। यहां से देखिए हमारे पास जो राइट सीक्वेंस बनी है वो बनी है 4 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं 4 1 2 3, बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फेवोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? अभी डिस्कस हुआ है। अर्थक्वेक मापने में, रेन मापने में, डेप्थ ऑफ सी में, साउंड इंटेंसिटी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फेवोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। दो लिस्ट आपको गिवन है, उन दोनों को आपको मैच करना है। पहला है एनीमोमीटर, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है बैरोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। ठीक है, और दूसरी लिस्ट की बात करें, अर्थक्वेक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी। एनीमोमीटर हमें पता है स्पीड ऑफ द विंड, वायु की गति को मापने के लिए, फोर्स ऑफ द विंड, वायु के बल को मापने के लिए या फिर उसके वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो ए के साथ जो हमारा ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है थर्ड। सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो सेकंड के साथ हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 1। बैरोग्राफ की बात करें तो बैरोग्राफ का जो इस्तेमाल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो सेकंड। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो डी के साथ हमारा जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस हमारे पास बनी थर्ड, 1, सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, थर्ड, 1, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? पहला है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर। देखिए गैस का प्रेशर। ठीक है, मैनोमीटर का इस्तेमाल जो किया जाता है, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर का इस्तेमाल गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। कार्ब्यूरेटर, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल इंटरनल कंबशन इंजन के लिए होता है। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ जो है आपके हृदय की जो गति है, हार्ट का जो मूवमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर हमें पता है भूकंप को मापने के लिए, जो हमारा अर्थक्वेक है उसकी तीव्रता को मापने के लिए हम जो है सिस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सिस्मोमीटर के साथ जो मैच है दैट इज द कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो ऑप्शन डी जो है वो सही करेक्टली मैच नहीं है। सो डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोनोमीटर जो है, फोनोमीटर की यहाँ पे बात है। फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हमें अभी इस फोनोमीटर को हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है फोर्सेस ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, मनुष्य की आवाज की फोर्स पता लगाने में, बल पता लगाने में। ठीक है, दूसरा है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक ताप का पता लगाने में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने में। एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोनोमीटर का इस्तेमाल जो है फोर्सेस ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, जब आदमी बोल रहा होता है या फिर साउंड की जो फोर्स है। ठीक है, स्पीकिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? साउंड, साउंड की जो बेसिकली फोर्स हुई, बल हुआ, उसका पता लगाने में, उसको मेजर करने के लिए हम फोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटर्स यूज टू डिटेक्टिंग द लाई इज नोन एज। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर काइमोग्राफ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है वो ऑपरेटर्स है, वो ठीक है इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल जो है झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाई डिटेक्टर जो है इसका नाम है। जब भी किसी भी पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो मशीन है बेसिकली क्या रिकॉर्ड करती है? हार्ट बीट ऑफ दैट पर्सन,
पल्सेस, उसकी जो नब्ज है, उसकी जो पल्सेस हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, उसके स्किन का कलर किस तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट किस हिसाब से चली है। तो इन सब चीजों को जो है रिकॉर्ड करके ये मशीन जो है झूठ का पता लगाती है। तो दिस इज अ लाई डिटेक्टिंग मशीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग। एक सिंपल मशीन है, एक साधारण यंत्र है, वो किसी भी व्यक्ति की सहायता करता है। पहला है ऑप्शन कम काम करने में, लेस वर्क करने में। दूसरा है द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। कम काम को अधिक का प्रयोग करने करके भी उतनी ही मात्रा में काम करना, मतलब लेस फोर्स का इस्तेमाल करना और उतना ही काम करना। सी ऑप्शन है द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, धीरे धीरे काम को करना। सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर, उतनी ही मात्रा के काम को जल्दी करना। तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बहुत कम ऊर्जा के साथ, बहुत कम फोर्स के साथ सेम अमाउंट ऑफ काम किया जाता है बाय अ सिंपल मशीन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मैन इन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस। ठीक है, एक सेंसिटिव सा बैलेंस है, सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही है एक सेंसिटिव से बैलेंस की। ठीक है, एक सेंसिटिव बैलेंस है, तो यहाँ पे बात है सपोज अगर हम यहाँ पे एक सेंसिटिव बैलेंस की बात करें, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है एक तराजू पर खड़ा है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब अगर थोड़ा सा भी फोर्स जो है ज्यादा हुआ या थोड़ा सा भी वेट कहीं पे ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इफ ही इनहेल्स डीपली, अगर एक पर्सन जो है एक बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, सेंसिटिव से तराजू के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर वो इनहेल करेगा, इनहेल का मतलब अगर वो सांस लेगा डीपली, तो रीडिंग जो रहेगी बैलेंस की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज होगी। तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज या डिक्रीज होगी डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कैसा है ये इस बात पर निर्भर करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आदमी एक सेंसिटिव बैलेंस पर खड़ा होगा, अगर वो इनहेल भी करेगा तो उसका जो यहाँ पे तराजू की जो रीडिंग होगी, ठीक है, जो बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। एक वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, उत्क्रम प्रासरण, डिफ्यूजन विसरण। सो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बेस पे जो है क्या होगा, जो वॉशिंग मशीन है वो काम करती है। मतलब कि अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, चारों तरफ क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन अगर डाला है, कोई भी मिश्रण अगर डाला है, सपोज कपड़े डाले हुए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, तो उनमें जो डस्ट पार्टिकल है उनको रिमूव करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए सदिश राशियां सबसे पहले कौन सी होंगी, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, इसको नोट कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाप भी होगा, एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाप, परिमाप भी होगा और डायरेक्शन भी गिवन होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए एक चीज है हमारे पास, एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और दूसरा होता है हमारे पास डिस्टेंस, दूरी। अब दोनों है एक ही चीज, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि जब, मतलब क्या है डिस्टेंस में हमारे पास क्या है कि सिर्फ हमारे पास ये गिवन है कि कोई भी चीज जो है 20 किलोमीटर जो है मूव
किया है, किसी भी सपोज कोई कार है उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, दैट इज जस्ट द डिस्टेंस। ये सिर्फ हमारे पास क्या है, दूरी है। मतलब इसमें हमारे पास ये क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाप, वैल्यू गिवन है ना आपको, या आपको परिमाप पता है 20 किलोमीटर जो है मूव हुआ है कोई कार, सो दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाप है। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परिमाप गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, हमें किसी राशि का पता हो, किसी चीज का पता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, जब आपको ये बता दिया जाए कि 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 20 किलोमीटर कोई भी एक कार जो है उसने मूव किया है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है वो सदिश राशि होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। फोर्स, फोर्स जो है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो भी क्या है, वेग जो है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो देखिए टाइम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक अदिश राशि है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। पहला है मोमेंटम, संवेग, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है एनर्जी, और चौथा है हमारे पास वर्क। अब हमें यहाँ पे बताना है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम संवेग देखते हैं, संवेग क्या होगा, संवेग होगा, P से हम संवेग को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे m जो है वो मास है, और v जो है हमारे यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी हमें पता है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये जो है मोमेंटम जो है वो भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी पूछा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेशर जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा। एनर्जी भी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, काम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ठीक है। अब हमें अनुपात निकालना है किसका, मोमेंटम और वेलोसिटी का। अब सबसे पहले मोमेंटम देखिए P से रिप्रेजेंट किया है हमने, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया। P बराबर होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशो। तो वेलोसिटी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम उसको साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रेशियो ऑब्टेन कर लीजिए, बराबर m, तो मास के बराबर होगा। मोमेंटम और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल्स टू मास, वो द्रव्यमान के इक्वल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, बल जो है वो इनमें से किसका गुणनफल है। देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सिलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी, दूसरा है मास इनटू एक्सिलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी, भार और वेग का, और वेट एंड एक्सिलरेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। मास एंड एक्सिलरेशन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बैरल ऑफ ऑयल जो है वो किसके बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 बैरल ऑफ ऑयल कितने लीटर के बराबर होता है, 158.9 लीटर्स के बराबर होगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 159 लीटर। सो देखिए आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। एक बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू द फॉलोइंग 159 लीटर, 159 लीटर्स के बराबर हमारा क्या रहेगा, 1 बैरल ऑफ ऑयल रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन मींस, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का सृजन करना और ऊर्जा का विनाश होना। दूसरा है एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। सी ऑप्शन है हमारे पास, एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है लेकिन उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका विनाश हो सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही जो है उसका क्या है विनाश हो सकता है। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का मतलब यह है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ विंड इज, हवा की जो ऊर्जा है ठीक है वो कौन सी होती है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें एनर्जी, अगर हम बात करें ऊर्जा की बात करें तो दो तरीके की एनर्जी की हम बात करते हैं। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो वस्तु की गति की वजह से हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जब कोई भी एनर्जी होगी दैट इज नोन एज दी काइनेटिक एनर्जी, उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा, उसकी गति की वजह से, ठीक है, उसके मोशन की वजह से कोई भी हो। अगर कोई भी चीज रेस्ट में है ठीक है, वहां पे जो उस टाइम पे एनर्जी वो पोजेस करेगा तो दैट इज नोन एज दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होगी स्थितिज ऊर्जा होगी, उसकी स्थिति की वजह से यहाँ पे ऊर्जा होगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ विंड की यहाँ पर बात हो रही है, हवाओं की जो ऊर्जा, जो हवा चलती है ब्लो करती है उसकी ऊर्जा कौन सी होगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है काइनेटिक ऊर्जा होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ विंड, हवाओं की जो ऊर्जा होगी दैट इज ओनली काइनेटिक, केवल गतिज ऊर्जा होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन विंड पावर, विंड पावर अभी हमने बात करी हवाओं में जो ऊर्जा होगी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें पता है कि हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, राइट। अब इंडिया जो है धीरे धीरे हो रहा है डेवलप विंड पावर में, तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो देखिए हमने बात की थी कि जो विंड पावर है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी सिर्फ और सिर्फ, और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं, इसी काइनेटिक ऊर्जा को चेंज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है इसी काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, अगर कोई भी ट्रेन है पहले रेस्ट पे है उसने मूव करना स्टार्ट किया, द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, जो उसके अंदर पैसेंजर बैठा है, लीन्स बैकवर्ड, ठीक है, उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे जो है क्या रीजन रहेगा। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, एक रेल जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। तीसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और चौथा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम इनर्शिया की। इनर्शिया, जड़त्व क्या होगा, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी वस्तु की ये प्रॉपर्टी है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता है कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट, मतलब अगर कोई भी वस्तु आराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। लेकिन अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य जो बल है उस पर अप्लाई ना किया जाए। मतलब कोई भी वस्तु खुद अपने आप अपना स्टेट जो है वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज नोन एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इनर्शिया, ठीक है। किसी भी वस्तु के इस विशेषता को क्या कहा जाता है, उसका जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
गति का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो सिद्धांत है, गति का जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, अब हम ट्रेन की बात करेंगे। ट्रेन जो है रेस्ट पे है, जो उसके अंदर पैसेंजर है वो भी रेस्ट पे है। जैसे ही ट्रेन मूव करी, पैसेंजर की जो बॉडी है वो क्या चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के कारण वो क्या कहेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन मूव हुई, रेस्ट पे रहने की वजह से उसकी बॉडी क्या हुई, पीछे की तरफ मूव की, ठीक है। बॉडी, उसका जो हेड जो है, उसका जो अपर पार्ट है, उसने क्या किया, पीछे की तरफ मूव किया, ठीक है। इसको अपोज करने के लिए, ये जो मोशन हुआ है, ये जो ट्रेन चली है, इस मोशन को अपोज करने के लिए जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा है, जो पैसेंजर है, जो यात्री बैठा है, उसका जो अपर पार्ट है या फिर उसका हेड जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि रेस्ट में थी बॉडी और बॉडी जो है रेस्ट में रहना चाहेगी, सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जो जड़त्व है उसकी वजह से जो है यहां पे जो बॉडी है किसी भी पैसेंजर की वो पीछे की तरफ मूव करेगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। एक कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, घर्षण बल जो है उसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात है। फ्रिक्शन क्या है, घर्षण बल है, ठीक है, घर्षणहीन है। घर्षण बल क्या है, एक तरीके का बल है जो मोशन को रेजिस्ट करता है, गति को क्या करता है, रोकता है, गति को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो घर्षण बल बहुत जरूरी है। हम जो है चल पा रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर इजिली, अगर हम किसी सरफेस के ऊपर चल पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पैरों पे और जो सरफेस पे जिस पर हम चल रहे हैं वो हमारे ऊपर क्या है, घर्षण बल लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऐसा सरफेस है जहां पे कोई भी घर्षण बल नहीं है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस है। कैन प्रपोल हिमसेल्फ बाय व्हिस्टलिंग, मतलब अगर वो सीटी बजाएगा तो वो अपने आप को क्या कर देगा, गति प्रदान कर देगा, मोशन कर देगा, ठीक है। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम बात करेंगे। सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी जो है आदमी स्टैंडिंग है, ठीक है, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर इसने सीटी बजाई तो ये अपने आप को गति प्रदान कर देगा। क्या ये बात सही है, दिस इज कथन है, ये असर्शन है। दूसरा रीजन इसका गिवन है आर, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। अगर कोई भी फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रही है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कथन की बात करते हैं। अगर दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ यहां पे काम कर रहा है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। हर एक एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब यहां पे देखिए, अब प्रपोल किया है मतलब अपने आप को गति प्रदान की है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, बाय इट्स ब्रीथ, ठीक है। सांस उसने लिया, रिसल किया, जब उसने सीटी बजाई तो दैट मीन्स उसने जो है इनहेल किया। अब इनहेल उसने किया है तो फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब उसने क्या किया, अपना एक्शन किया। अब उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि वो अपने आप को गति प्रदान कर देगा, ठीक है। उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे एजर्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगर रीजन की यहां पर बात करें तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए का रीजन नहीं है, ठीक है। रीजन भी बिल्कुल ठीक है लेकिन ए का रीजन नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी सिस्टम जो है अगर उसके ऊपर जो है बाह्य फोर्स ना अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर ना अप्लाई की जाए, तो उसका जो मोमेंटम है, संवेग जो है उसका वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। सपोज ये कोई भी बॉडी है या कोई भी सिस्टम है, इसके ऊपर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब हमें क्या पता है, हमारे पास जो मोमेंटम है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी,
mv, p बराबर mv होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब जब हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की, मतलब जो मास है, जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, केंद्र पे जो द्रव्यमान है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया। तो जब मूव ही नहीं किया तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पे मास भी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो मतलब जो हमारा संवेग है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे रीजन असर्शन ए भी हमारा बिल्कुल सही है और रीजन आर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन की बात करें, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए की जो है कुछ और एक्सप्लेनेशन थी, आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो हमें ए के लिए दिया गया है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। बी की बात करें, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी हमारा जो है राइट आंसर रहेगा कि ए भी बिल्कुल सही है, आर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आज हमारे जो है 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम जो है फिर से अनदर 25 एमसीक्यूज के साथ बात करेंगे। कल फिर 25 एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, मैकेनिक्स के, यांत्रिकी के ही जो है क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अब जो है आपके थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है साइंस के वो स्टार्ट हुए हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।